मैं अब उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ जिनसे हम सब अंतर्मन से जुड़े हुए हैं, जो हैं तो हमसे दूर, परंतु वह दूरी सिर्फ जगह की दूरी है। हमारे ही महाविद्यालय के पूर्व छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर पूरे छत्तीसगढ़ और रायगढ़ के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं, जिन्हें देखकर हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर राम नारायण पटेल सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और इस द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपनी उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर राम नारायण पटेल सर। इसकी आवाज थोड़ा सा कम कर दो वाले। श्रद्धेय मंच, आज की कार्यक्रम इस सत्र की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, लीलाधर जगोड़ी जी जो जनवादी चेतना से जुड़े हुए हैं, दीपक पांडे जी, नूतन पांडे जी और दक्षिण भारत से आए लिंगम चिरंजीवी जी, हमारे बीच साहित्य और संगीत के एक बड़े साधक वेदमणि सिंह ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें इस मंच से प्रणाम करता हूं। जगदीश जी भी हैं। मित्रों, यह 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, वह वास्तव में एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ में हम सबकी कुछ न कुछ आहुति रही है और है, होनी चाहिए। कल जिस पुस्तक का विमोचन हुआ, छायावाद के 100 बहुत कुछ उसमें बातें सामने आ गई होंगी और उसका लाभ हमको मिला होगा। पर मैं चूंकि जैसा कहा गया कि इस भूमि का हूं, इस क्षेत्र का हूं, इस विद्यालय से और इस कार्यक्रम में पिछले भी जुड़ा था, पुस्तक के प्रकाशन से भी मेरा जुड़ाव था, इसलिए थोड़े अधिकार मैं लेना चाहूंगा और थोड़ी स्वतंत्रता भी। अधिकार और स्वतंत्रता मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि कल मैं तो उपस्थित नहीं था, पर उसका वीडियो मैंने देखा है। मंच एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है और उस ज्ञान यज्ञ में जब हम आते हैं तो हमारी भाव, भाषा, व्यवहार सब कुछ ठीक होने चाहिए। भाषा में यदि तारतम्यता ना हो, विषय में तारतम्यता हो, तो मुझे बेहद दुख लगता है। और दुख इस बात के लिए भी कि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी आवाज और इसकी धमक दिल्ली तक पहुंचे, क्योंकि वहां जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है कि छत्तीसगढ़ अंचल तो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है। मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ से किसी भी व्यक्ति को बुला लीजिए और आप में से कोई भी खड़ा हो जाइए और हमसे संवाद करिए। यह संभव है कि वहां यहाँ के लोगों में एक प्रकार का एक हिचकपन है, पर प्रतिभा की कमी नहीं है। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह दे रहा हूं।
इसलिए कुछ चीजें हैं जो मुझे कहने चाहिए थे, मैं अप्रत्यक्ष रूप से या अदृश्य रूप में ही आपके साथ बात कर रहा हूं। कल आप लोगों ने सुना है, मुझसे ज्यादा आप जानेंगे, पर जितना मैंने सुना है उसमें कुछ बातें मुझे खटकी, इसलिए मैंने ये बात कही है। खैर, जो कार्यक्रम और जिस उत्साह के साथ पिछले 2 वर्ष से शुरू हुआ था, आज उसका एक दूसरा चरण है और इस दूसरे चरण में कार्यक्रम को और विकसित होना चाहिए था। जितना मैं सोच रहा था, समझ रहा था, मुझे थोड़ी निराशा हुई, पर फिर भी एक प्रयास तो है और इस प्रयास में हम सब जुड़े हुए हैं और प्रयास करते रहना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह भी है। कल जिस किताब का विमोचन हुआ, मैं बिल्कुल संक्षेप में उस पर बात कर देता हूं, फिर अपने विषय पर आऊंगा। मैं बोलूंगा समकालीन कविता पर। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यह भक्ति काल के बाद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मुझे तो लगता है कि भक्ति काल के बाद छायावाद में आकर कविता की एक जो विशाल धारा प्रवाहित हुई, बीच में कोई भी धारा ऐसा नहीं दिखलाई पड़ती। और उसके बाद भी आज तक, इसलिए जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो एक सीमा रेखा खींची जाती है कि छायावाद के पूर्व और छायावाद के बाद। एक परिवार का कोई बच्चा अच्छा निकल जाता है तो कहते हैं कि तू इसके तरह बन, इसको देख। हिंदी जगत में छायावाद, आधुनिक, विशेष रूप से आधुनिक साहित्य में छायावाद उसी प्रकार की उसकी महत्ता है। इसकी महत्ता का कारण एक नहीं, कई हैं। कला, दर्शन, प्रकृति, जीवन, सबका एक अद्भुत समन्वय दिखता है। और कला और काव्य का इस प्रकार का समन्वय इसके पहले ना दिखाई दिया और ना इसके बाद दिखलाई पड़ा। मैं कुछ बातें बाद में करूंगा, वो सब आप समझ जाएंगे। एक अंतर्बोध की चेतना जगी, प्रकृति के प्रति एक जिज्ञासा का भाव जगा, एक कुतूहलता का भाव आया और लाक्षणिक भावना भी दिखलाई पड़ी। लेकिन उस नवीन प्रवृत्ति को उस समय के द्विवेदी युग के जो मान्य रचनाकार थे, उन्होंने उसको समझा नहीं और यहां तक कह दिया कि ये नौसिखिए का की करतूत है। आप लोग थोड़ा सा बंद कर देंगे आवाज, तो मैं भी थोड़ा सेट हो जाऊंगा। ये नौसिखिए की करतूत माना गया और यहां तक कह दिया गया उस समय के नए कवियों को कि ये कवि नहीं बल्कि कवित्व हंता है। और इसमें बड़े बड़े आलोचक और कवि थे। मुकुटधर पांडे की ओर मैं इशारा कर रहा हूं। जिस भूमि पर हम प्रस्थित हैं वह भूमि बड़ी पवित्र है। यहां एक युग का जन्म हुआ और आश्चर्य है कि हिंदी साहित्य में कोई भी युग महानदी की धारा से उसका जन्म नहीं हुआ है। छायावाद एक ऐसी विधा है कि उसका युग, उसका प्रादुर्भाव महानदी की धारा से होता है। बता मुझे ऐ विहग विदेशी, अपने जी की बात, पिछड़ा था तू कहां, आ रहा जो कर इतनी रात। शून्य गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल विलाप, बता व्यथा तुझे क्या है किसका परिताप। वहां कौन नक्षत्र बिंद करता आलोक प्रदान, गाती है तटिनी उस भू की, बता कौन सा गान। बता मुझे ऐ विहग विदेशी, अपने जी की बात। भक्ति काल के बाद छायावाद में इस प्रकार की प्रवृत्ति, जो मानवतावाद की बात हो रही थी, अभी किसी ने इस प्रकार की बातें अभी कही, मानवतावाद प्रगतिवाद में तो दिखता कम है, छायावाद में ज्यादा दिखता है। एक बात यहां पर और हुई और मुझे बेहद दुख होता है। छायावाद के बारे में कहा जाता है कि वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हो पाता।
कोई भी विधा अपनी प्राचीन परंपरा का विद्रोह कभी नहीं करती। वह उसका एक नवीन रूप होता है, एक नवीन चेतना होती है, लेकिन ठीक ठीक ना समझ पाने के कारण लोग कहते हैं कि ये रास्ते से बिगड़ गए हैं, ये क्या कविता लिख रहे हैं, ना तो भाव का ठीक ना भाषा का ठीक। पर अच्छा हुआ कि छायावाद के साथ ऐसा कम समय के लिए हुआ, पर हुआ तो। जब नामकरण की बारी आई तो कहा गया कि ये छायावाद क्या है, कुछ समझ में आता नहीं है। किसी ने कहा कि ये मायावाद है, किसी ने कहा कि ये छोकरावाद है, और एक ने तो कहा कि अरे ये मायावाद नहीं है ना छोकरावाद है, ये तो रावणवाद है। ये सारी चीजें, ये सारा द्वंद्व मुकुटधर के सामने घट रही थी, और एक ऐसा समय आया कि मुकुटधर पांडे विक्षिप्त हो गए कुछ वर्षों के लिए। वेदमणि सिंह ठाकुर सर हैं, वो जान रहे हैं। एक विक्षिप्ति का भाव आ गया जब भावुक कवि पर इस प्रकार का बड़े बड़े बनारस का रहने वाला व्यक्ति, बड़े आचार्य रहने वाले व्यक्ति, कहलाने वाले व्यक्ति जब इस प्रकार की बातें करता है, तो बेचारा जो शैली, किट्स, वायरन, वर्ड्सवर्थ और माइकेल मधुसूदन दत्त और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो पढ़ रहा हो, बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ रहा हो, जहां कोई साधन नहीं, वहां वह व्यक्ति एक छोटे से जगह में रहकर सारे पाश्चात्य जगत और बंगला कवियों को बड़ी गंभीरता से पढ़ रहा था और छायावाद को जन्म दे रहा था। बनारस में तो बड़े बड़े पंडित थे, लेकिन उन्होंने उस छायावाद की बारीकी को नहीं पकड़ पाया था। पर फिर कहूंगा कि वह कोई द्विवेदी युग का विद्रोह नहीं था। उनकी रचना यात्रा तो द्विवेदी युग से शुरुआत हुई थी और एक नई धारा की ओर चली। कल जिस किताब का विमोचन हुआ, उस किताब में ये सारी बातें आपको मिलेंगी। उसमें से कुछ लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए मैं प्रधान सर को और इस रायगढ़ के साहित्य प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, चूंकि मेरे पास भी समय कम है और मेरी आदत है जितना कहना है मैं उतना ही कहूंगा। मैं बात करूंगा समकालीन हिंदी कविता पर। समकालीन हिंदी कविता पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात उठती है कि समकालीन या समकालीनता से क्या तात्पर्य है। समकालीन किसी निश्चित समय के कुछ वर्ष पूर्व तक की कालावधि को हम समकालीन कहते हैं। इसलिए समकालीन न तो आधुनिकता का पर्याय हो सकता है न वर्तमान का, वह आधुनिकता और वर्तमान के बीच का समय ठहरता है। इसलिए जो समकालीन प्रवृत्ति है उसमें आप देखेंगे कि वह स्थिति बोध की ओर इशारा करता है। आधुनिक या आधुनिकता का क्षेत्र भले ही व्यापक हो, पर वह युग बोध की का पर्याय है। लेकिन समकालीन या समकालीनता का क्षेत्र भले ही सीमित हो, पर वह स्थिति बोध का परिचायक है। एक युग बोध का और दूसरा स्थिति बोध का। हमें इस बात की बारीकी को भी समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जब हम समकालीन कविता की बात करते हैं तो सन 60 की बात निश्चित रूप से आती है। समकालीन शब्द का हम घालमेल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, और इस बात को दुरुस्त कर लें कि समकालीन कविता का मतलब सन 60 के बाद की कविता। सन 60 के बाद जो जिस प्रकार की रचना प्रवृत्ति दिखलाई पड़ रही थी, उसमें एक जनवादी चेतना और वैचारिक संघर्षों की प्रवृत्ति दिखलाई दे रही थी। लीलाधर जगुड़ी जी हमारे बीच थे अभी, वो इससे जुड़े हुए थे। तो एक प्रवृत्ति जो जनवादी प्रवृत्ति थी, और उसमें जिसमें वैचारिक संघर्ष का एक द्वंद्व भी था। 60 के बाद राजनीति में, हम साहित्य को राजनीति से जोड़कर ही देखना चाहिए। परिस्थिति, वातावरण ही साहित्य को एक नई दिशा देने का काम करता है। इस समय
गांधी जी का जो राम राज्य की परिकल्पना थी और मानवतावादी उनकी जो दृष्टि थी, और पंडित नेहरू का जो प्रजातांत्रिक समाजवाद था, वह मिथ टूट चुका था और समाज में एक बिखराव की स्थिति भी दिखलाई पड़ रही थी। जो हमने स्वतंत्रता पहले स्वप्न देखे थे, हमारी जमीन, हमारे हल और हमारे लोग का जो स्वप्न था, वह बहुत कुछ चरमरा के रह गया था। स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली जा रही थी। साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। समकालीन कवि तो एक प्रकार का उसमें बदलाव दिखलाई पड़ने लगा था, परंतु यह बदलाव कोई अचानक नहीं होता है। बदलाव छायावाद युग में शुरू हो चुका था। छायावादी कवि जहां भावुकतापूर्ण आदर्शवाद के को एक वायवीय प्रवृत्ति मानकर त्यागने लगे थे, और छायावादोत्तर गीतकार, व्यक्तिवादी गीत कवि जहां मानसलता की बात कर रहे थे, जहां आशा और निराशा के गीत गा रहे थे और एक स्वच्छंद प्रेम में झूम रहे थे और कह रहे थे कि मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। इस बूढ़े जग को क्यों अखरती है मेरी क्षणिक जवानी, इस प्रकार की बातें कही जा रही थी। वहीं प्रगतिशील रचनाकार, यार अब तुम लोग बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, वहीं जहां है वहीं पर बैठ तो जाओ। वहीं प्रगति जो प्रयोगवादी रचनाकार थे, प्रगतिवादी रचनाकार एक नई चेतना को लेकर आ रहे थे और कल्पना सौंदर्य के बदले यथार्थ की बात कर रहे थे और भाषा और कथ्य में एक नया मुहावरा गढ़ रहे थे। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा का स्वर आपने जो सुना वह मेरा नहीं, वह तो सब कुछ उस तथता की थी। इस प्रकार की तथता, एक समर्पण का भाव, एक मौन की अभिव्यंजना का भाव दिखलाई पड़ रहा था। लेकिन इस मौन की अभिव्यंजना और मूल्य बोध के साथ साथ एक नए बिंब की प्रवृत्ति भी दिखलाई पड़ रही थी, और इसका एक अच्छा प्रभाव यह हुआ कि इस समय का रचनाकार अपने युग से सीधा संवाद जारी रखा हुआ था। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, लिया ज्यादा दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे बच गए तुम। नामवर जी एक बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं। कुछ लोग, कुछ आदमी दुनिया से बहस करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने आप से बहस जारी रखते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया से बहस करने की प्रक्रिया में अपने आप से भी बहस चालू रखते हैं। समकालीन कविता का यह जो दौर है, समकालीन कविता के ठीक पूर्व का जो यह दौर है, यानी कि नई कविता का जो दौर है, 1960 के पहले का जो दौर है, उसमें इस प्रकार का एक द्वंद्व चल रहा था, और यहां से शुरू होती है समकालीन कविता। और यह एक ध्यान देने की बात है कि जो नई कविता इतने वैचारिक संघर्ष को लेकर आगे बढ़ रही थी, वह 60 तक आते आते उसमें बिखराव क्यों हो गया, उस बिखराव का कारण क्या है, इसकी भी हमें पड़ताल करने की आवश्यकता है। समकालीन स्थिति की ट्रेजेडी को और तनाव को अब नई कविता वहन कर पाने में अपने आप को असमर्थ समझने लगी, और बिखराव का एक बड़ा कारण यह भी दिखलाई पड़ा कि उसके भीतर कविता में सबसे मुख्य चीज होती है उसकी भीतरी प्राण तत्व। नई कविता के भीतर का जो प्राण तत्व है, जिसमें राग बोध की आवश्यकता है, वही तो गायब थी, और इससे 60 के बाद की कविता में एक बिखराव आया। नई कविता में बिखराव का ये सारे कारण है, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक,
और वैचारिक प्रवृत्ति में एक बिखराव आ गया। इससे कविता कई टुकड़ों में बट गई, कई वाद आ गए और उस पर भी अर्थ की लय की बात की गई और अर्थ की लय की वकालत की गई, जिसे नामवर सिंह जी ने फ्रॉड कहा। खैर, ये बहुत बड़ा लंबा प्रसंग है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, मैं सीधे विषय पर फिर आ जाता हूं। यहां से शुरू होती है कविता में मोटे तौर पर 3 प्रकार की प्रवृत्ति। पहला, जिसमें फैशन परस्ती और व्यभिचार, एक प्रकार की मानसिक व्यभिचार की प्रवृत्ति थी। दूसरा, जनवादी चेतना की प्रवृत्ति और तीसरा, गीतात्मक प्रवृत्ति। फैशन परस्ती और मानसिक व्यभिचार की प्रवृत्ति 7वें 8वें दशक तक पहुंचते ही इस प्रकार की एक प्रवृत्ति दिखलाई पड़ी और इसका कारण मैं फिर कहना चाहूंगा कि मात्र साहित्यिक नहीं था, सामाजिक राजनीतिक द्वंद्व और तनाव भी इसके बहुत कुछ जिम्मेदार थे। और एक नए ढंग का वाद चल रहा था। समाज 2 ध्रुवों पर बटा हुआ था। एक ध्रुव अपने अहम की तुष्टि में लगा हुआ था और दूसरा ध्रुव अपने हक को मांगता हुआ बराबरी के लिए जूझ रहा था। यह द्वंद्व बहुत महत्वपूर्ण है और मार्के की चीज है। इसका मतलब यह हुआ कि पुराने मूल्यों के बदले नए की आकांक्षा तो थी, पर एक नए ढंग का वाद भी चल रहा था। समाजवाद तो अब रहा नहीं, वह डॉक्टर लोहिया के निधन के बाद ही बिखर गया था। और इसी बीच गांधीवाद की जो बातें कही जा रही थी उसमें भी बहुत कुछ सरलीकरण की बातें कर दी गई, केवल ऊपर से गांधीवाद, भीतर से कुछ और। यह दृश्य आज भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच आपातकाल की स्थिति आई है। आपातकाल की स्थिति से सरकारें बनी और एक नए गठबंधन बना जनता पार्टी का। और उस नए गठबंधन के साथ एक बड़ी दिक्कत यह हुई कि वह जिस तेजी के साथ मंच पर आया था उसी तेजी के साथ मंच से गायब भी हो गया, बहुत नाटकीय ढंग से। और लोकतंत्र का जो एक स्वाभाविक रूप उभरना चाहिए था वह नहीं उभर सका और फिर से समाज में एक बिखराव दिखलाई पड़ा। साहित्य भी इससे संबद्ध रहा, क्योंकि साहित्य और देश की परिस्थितियां दोनों साथ साथ चलती हैं। समाज में जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, साहित्य उसी प्रकार के लिखे जाएंगे। इस समय यानी 1974-75 की बात अभी जगुड़ी साहब कर रहे थे, वो एक कविता को सुना रहे थे कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ी, फिर छोड़ दी, चूहा थोड़ा आराम लगा, फिर वो बढ़ने लगी, फिर बिल्ली दबोची और अब की बार ऐसे दबोची कि वो चूहे होने का अभिशाप उसको मिला। ये चूहा बिल्ली का खेल बड़ा अजीब सा है। एक सामंत वर्ग का प्रतीक है और दूसरा शासक वर्ग का प्रतीक है, और इन दोनों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है वह इस समय की रचनाओं में दिखलाई पड़ रही थी। तो लोकतंत्र का जो रूप था वह तो इस जनता, इस नए दल के कारण और इस नए दल के बिगड़ने के कारण जाके दलदल में फंस गई और उसका दुष्परिणाम हम सबको भी भुगतना पड़ा। ऐसी अराजकता और मानवीय मूल्यों में गिरावट इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। रचनाकार वादग्रस्त हो गए। जो रचना, जो साहित्य राजनीति के आगे चलना चाहिए था वह राजनीति के पीछे पीछे चलने लगा। प्रेमचंद ने कभी कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे नहीं चलता, राजनीति के आगे मशाल जलाकर चलता है।
लेकिन दिक्कत यह हुई कि नए विचार श्रेणी और वैचारिक द्वंद्व तो अच्छी बात है, विचारों में नयापन अच्छी बात है, परंतु शब्दों के साथ सतहीपन बेहद निराशाजनक और दुखद बात है। इस समय के जिन रचनाकारों की बात मैं कर रहा था पहले, जो फैशन परस्ती और मानसिक व्यभिचार की, शब्दों के सतहीपन का प्रयोग भी बहुत खूब देखने को मिला। अश्लील शब्दों का प्रयोग भी खूब आया और ऐसा लगने लगा कि ये कविता नहीं लिख रहे हैं बल्कि काम शास्त्र का एक नया अध्याय ही लिख रहे हैं। एक आलोचक ने तो कह दिया कि ये किसी भी मुर्दे और जिंदा औरत को चाटने में ही अपना सार्थक और अपनी सामर्थ्य समझने लगे। मैं एक कविता उद्धृत कर देता हूं, जगदीश चतुर्वेदी की इतिहास हंता नामक कविता है, उसमें आप देखिएगा रचना कैसी है। संभोग को तुम निरर्थक मानती हो, तुम ठंडी लड़की हो, तुमने इसे शील भंग के आसपास का अतिक्रमण समझा है, पर धर्म मेरे लिए कोई समस्या नहीं और शील संयम मूर्खता का पर्याय है। सच तो यह है कि तुम्हारे साथ संभोग की इच्छा उसी दिन निशेष हो गई जिस दिन मैंने तुम्हें एक कुरूप अशिष्ट व्यक्ति के साथ पातिव्रत भंगिमा में बेतकल्लुफी से हंसते हुए देखा। इसे आप क्या कहेंगे, कविता या किसी विक्षिप्त व्यक्ति की मानसिकता की उपज? इस प्रकार के सतही शब्दों और अश्लील शब्दों का प्रयोग भी इस समय दिखलाई पड़ रही थी, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाता है तो केवल एक पक्ष पर ना बात करके उसके सारे पक्षों पर चर्चा होने जरूरी है, तब जाके वह उसका सही रचनात्मक प्रतिबद्धता यहाँ लगा है। एक आलोचकीय प्रतिबद्धता भी होती, तभी जाकर वो आलोचकीय प्रतिबद्धता की बात होगी। और इस प्रकार एक चित्रण दिखलाई पड़ा, लेकिन मैं केवल नकारात्मक पक्ष की बात नहीं करता, कुछ सकारात्मक पक्षों पर भी मैं बात करूंगा। जो दूसरी प्रवृत्ति है वह है जनवादी चेतना का उभार। मेरे कहने का मतलब है कि समकालीन कविता में केवल इस प्रकार के सतही शब्दों के प्रयोग नहीं हो रहे थे, बल्कि जीवन के यथार्थ को समझने का और परिस्थिति को पूरी तरह से उभारने की एक बड़े मादा भी दिखाई पड़ी। इस समय कविता का मिजाज बदला हुआ था और इस बदले हुए मिजाज के साथ कवि संसद की नहीं बल्कि सड़क की बात करने लगे थे। रोटी और रोटी छीनने वालों की बात की जाने लगी थी। जन और जन आंदोलन की भी बातें कही जा रही थी। 1974 का समय, जयप्रकाश नारायण ने सरकार के दमन के खिलाफ एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, शंखनाद किया और उसका प्रभाव देशव्यापी पड़ा। साहित्य में भी उस जनवादी उभार का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा, क्योंकि उसमें नवयुवक लोग थे, किसान थे, श्रमिक थे और बहुत से सिपाही के लोग भी थे। तो उसमें एक जनवादी उभार जो दिखलाई पड़ा, उसमें रचनाकार में जिसमें धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रमेश रंजक और लीलाधर जगुड़ी जी भी। धूमिल ने सरकार की दमन नीति और शोषण की पूरी परंपरा को बहुत कम शब्दों में इस प्रकार लिखा कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। एक प्रहार था उस समय की उस शासन व्यवस्था पर, प्रहार नहीं बल्कि हम बगावत कहें तो ज्यादा अच्छा है, उस प्रवृत्ति की जो सामाजिक राजनीतिक विसंगतियां उभर रही थी, उन विकृतियों पर सीधा प्रहार किए जा रहे थे।
आदमी के भीतर आदमी की तलाश की जा रही थी। खोजो असल आदमी, खोजो। कभी विवेकानंद भी खोज रहे थे और कह रहे थे कि मुझे भारत में केवल 10 आदमी दे दो, मैं भारत को बदल के रख दूंगा। और इस प्रकार का एक जनवादी उभार वहां पर दिखलाई पड़ा। आदमी के भीतर आदमी की तलाश की गई, बल्कि आदमी के भीतर आदमी नहीं, बल्कि कविता के भीतर भी आदमी खोजे गए। और कहा गया कि कविता क्या है? कोई पहनावा है, कुर्ता पाजामा है, या कोई खाने पीने की चीज है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। लीलाधर जुगड़ी ने तो पूरी एक युग का ही स्क्रिप्ट लिख दिया। नाटक जारी है और इसमें उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक रूप में आदमी होने की तमीज सिखाई। उन्होंने कहा कि मनुष्य होने के लिए पशुओं के साथ जीना निहायत जरूरी है। एक व्यंग्यात्मक रूप वहां पर दिखलाई पड़ा। तो इस प्रकार समकालीन कविता में वादग्रस्तता, संकीर्णता के साथ साथ कुछ जनवादी चेतना और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना भी दिखलाई पड़ी। दोनों पक्ष दिखलाई पड़ी। इन दोनों पक्षों के बीच में एक तीसरी प्रवृत्ति भी दिखलाई पड़ी। तीसरी प्रवृत्ति भी चल रही थी और वह तीसरी प्रवृत्ति थी गीतात्मकता की, जिसका जन्म 6ठी शताब्दी के पहले ही, कुछ वर्ष पहले ही हो चुका था, लेकिन उसको प्रतिष्ठा दी गई या पहचाना गया 7वीं 8वीं शताब्दी में। किसी ने उसे नई कविता का गीत कहा, किसी ने नवगीत कहा, किसी ने नया गीत कहा। पर उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें रागात्मकता की चेतना थी, संगीतात्मकता की चेतना थी, लोक लय की संपृक्ति उसकी सबसे बड़ी पकड़ थी। वह लोक को लेकर चली थी। और एक दूसरी विशेषता कि वह कोई पाश्चात्य विचारधारा की उपज नहीं थी। जैसे अकविता, युत्सावादी कविता, बीट कविता, विद्रोही कविता, समकालीन कविता, इसकी कविता, उसकी कविता, आज की कविता, कल की कविता, पता नहीं कितने नाम गिना दिए गए। जगदीश गुप्त ने तो इसका एक पूरी लिस्ट बनाया और ईमानदारी पूर्वक कहा कि मैं ईमानदारी पूर्वक ये नहीं कह सकता कि आज जितनी प्रवृत्तियां चल रही हैं, मैं जितना लिख रहा हूं वही प्रमाणिक है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जितना, जब मैं लिखना बंद कर दूंगा 2 प्रवृत्तियां अपने आप जन्म ले लेंगी, इसलिए मेरी बातें भी झूठी हो जाएंगी। जितने लोग उतनी प्रवृत्तियां, जितनी प्रवृत्तियां उतने पत्रिकाएं, जितनी पत्रिकाएं उतने रचनाकार, और एक ही रचनाकार कई प्रकार के काव्य आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वही अकविता से, वही बीट कविता से, वही वाम कविता से समझ नहीं आया कि ये अकवितावादी है या बीट कवितावादी, ये इसकी रचना है या उसकी रचना है, समझ में नहीं आया। एक विकृति की स्थिति थी। पर नवगीत जो विशुद्ध रूप से भारतीय जीवन को लेकर चला था, उसमें इस प्रकार की विकृतियां नहीं दिखलाई पड़ी। वह सीधा सीधा तो यह कहा कि हमको क्या लेना है परदेसी के सर से, बूढ़े हिमपात से, सड़ते तालाबों में खिले हुए बासी जलजात से, हमको तो लिखने हैं गीत नए पिघले इस्पात से। हमको क्या लेना है परदेसी के सर से। ये परदेसी के सर पाश्चात्य जगत की विचारधारा। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो मैं कह रहा था कि रागात्मक चेतना, भारतीयता की समझ, मैं उन सब का हूं जिसका नहीं कोई संसार में, एक नहीं दो नहीं हजारों साझी मेरे प्यार में। वह पूरे युग को, पूरे समाज को लेकर चला, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना को भी लेकर चला। और वह यह कहा कि उस ओर जा रहे पाहुन मेरी भी अरज जरा सुन, उन पर्वत शिखरों को प्रणाम कहना, मेरी गंगा मैया से मेरी राम राम कहना। एक समझ, एक परंपरा, एक भारतीय काव्य परंपरा का नवीन रूप यहां पर दिखलाई पड़ा। इस प्रकार
90 तक आते आते एक भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति भी जगी और भूमंडलीकरण के दौर में बहुत कुछ बिखरती सी गई, बहुत कुछ नए वाद आए, बहुत से वाद की मृत्यु हो गई और फिर हम दलित चेतना और स्त्री विमर्श, पर्यावरण विमर्श, विकलांग विमर्श की बात करने लगे जनवाद के साथ साथ व्यक्ति की भी, और कहा जाने लगा कि मंगलू भैया खड़ा दुआरे, 3 पीढ़ी का कर्ज चुका रे, बाप करा है माँ की खोखो बेटी हुई जवान, और मांगे आशीष मिला ना कोई, सुने पड़े सिवान। झोली पकड़े घर घर घूमा, फट गई झोली थका पसीना, पग पग प्यासा तरसता लेकिन रोटी मिली न दाना, कब से मटका पानी भरकर माँ बैठी दालान में, अब तक वापस क्यों न लौटा, झरझर झरता आंसू ढरता, जाने किसकी कलम चली है मंगलू के जहान, जले न चूल्हा पेट जल जाए, इस संतरास का छोर कहां रे। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? इस संतरास का छोर कहां, इसका उत्तर देगा कौन? हमें युग से पूछना चाहिए। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हम अपने मांग की बात करते हैं, तो दलित विमर्श की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता, एक पूरा बिंब देखिए, चित्र। हम मंच पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं, उंगली के इशारे से हमें अपनी जगह दिखाई गई, हम वहीं बैठ गए और हमें शाबाशी मिली, और वे मंच पर खड़े होकर हमारा दुख हमसे ही कहते रहे। हमने अपनी शंका फुसफुसाई कि हमारा दुख तो कभी तुम्हारा रहा नहीं। शायद वो सुन डाला और हमारे कान पकड़कर हमें ही डांटा, माफी मांगो वरना। इस प्रकार की एक प्रवृत्ति, एक विमर्श, अपनी पीड़ा को भी दलित विमर्श में स्थान दिया गया। नारी विमर्श तो, और ये सारे बहुत लंबे विमर्श हैं, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख देता हूं। नारी विमर्श का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप कैसा है हम सब जान रहे हैं। नारी का पक्ष में हम झंडा खड़े रहेंगे, लेकिन हम कल ही हमारा चरित्र बहुत घिनौना होगा। 21वीं सदी का व्यक्ति हम चंद्रलोक और मंगल ग्रह पहुंच गए और अपने आप को सबसे बड़ा वैज्ञानिक युग में जीने वाला व्यक्ति हम अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन हम अपने पैर की नीचे की जमीन को नहीं देख पा रहे। रोज एक निर्भया कांड हो रहा है। आज से यदि 50 साल 100 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा इस युग का, तो हम सब तो नहीं रहेंगे, हम में से बहुत गुजर जाए रहेंगे। हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मिस्टर, तुम तो 21वीं सदी का आदमी, अपने आप को चंद्रलोक पहुंचा दिया था, वही जमीन खरीद लिया था मंगल ग्रह में, और खरीदा है लोगों ने। यह पृथ्वी की जमीन कम पड़ गई, चंद्रलोक मंगल लोक में जमीन खरीद ली, सारा मंगल ग्रह मेरा। पर तुम्हारा चरित्र कैसा था, इसका प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, तो हम ना अगल देख पाएंगे, ना बगल देख पाएंगे, ना कुछ कह पाएंगे। ये नारी विमर्श है हमारा। कोई ये नहीं कह रहा है कि आंखों में जंगल या पातर होगा, माथे पर लकड़ी का गट्ठर होगा, गुमसुम आएगी गुमसुम जाएगी, सूरज या बादल की ओर न ताकेगी, पार्वती अपने दिन यूं ही काटेगी। ये वाला मामला भी एक प्रश्न है, इस पर भी हमें समझने की आवश्यकता है। मित्रों, आज का समय और समाज राजनीति के दलदल में फंसा है, सच्चाई यही है, और हम सब उसके अंग हैं। हमें मजा भी आ रहा है, पता नहीं हमें क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आता। हम सब कोई ना कोई छोटा बड़ा झंडा लेकर पकड़े हुए और जयकारा लगाने में ही अपने आप को मस्त मान रहे हैं। हमारी अस्मिता क्या है, हमारी खुद की पहचान क्या है, हमें नहीं पता। हम केवल एक खिलौना के रूप में आगे ले जाता है तो आगे चल देते हैं, पीछे धकेल देता है तो पीछे चले जाते हैं। रोज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है राजनीति का, और उस नए अध्याय में कितना सच्चाई और कितना झूठ हम सब जानते हैं, क्योंकि है तो राजनीति की पुस्तक, लेकिन कूटनीति में जड़ है। हर अध्याय लिखा है आधा, और आधे में आधी गड़बड़ है। मैं बस बहुत अपना समय मेरा हो गया,
मुझे लगता है कि ज्यादा कहना ठीक नहीं, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मूल विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। आपने सच ही कहा है कि आज व्यक्ति मंगल पर जीवन की खोज तो कर रहा है, पर वास्तव में आवश्यकता यह है कि वह मंगल पर जीवन की खोज करने की बजाय जीवन में मंगल की खोज करे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ही संस्था पर वापस आकर इस पूरी संगोष्ठी के मूल विषय की अलग अलग पहलुओं को आपने छुआ। हम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आयोजन की अगली कड़ी में अब हम दिल्ली से सीधे पहुंच जाते हैं आंध्र प्रदेश की धरती पर, वह भी वहां जहां इसी